ओके जालिमो, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत शबीयत सेट है? आपको नहीं, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ। अच्छा सर जी, ये पेज नंबर 304 पे आइएगा। 304 पे सवाल नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस क्वेश्चन नंबर 10 में बिजनेस की भी रिवीजन हो जाएगी और हमारी एओपी की भी रिवीजन हो जाएगी। तो आइए ये सवाल देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2025। एज्यूम कर लें कि आज 31 अगस्त 2025 है। तुम दोनों एक नहीं हो? नहीं यार, ये दोनों एक नहीं है। वो देख तो सही यार। अच्छा, ये दो हैं यार। तू देख शक्लें कितनी मिलती हैं यार दोनों की। देख नहीं रहा है ना? है ना? मैं तो समझ रहा दोनों एक हैं, ये तो अलग अलग हैं दो। और रहन दे, चिंगारियां निकलेंगी। ओके, आगे चलते हैं। For associate is an AOP with two partners, Manzoor and Adeep, sharing profit and loss in the ratio 1:3 respectively. The following information has been extracted from JA's reports for tax year 2025. 2025 का डाटा दिया गया है। उसने कहा है कि एज्यूम करें आज 31 अगस्त 2025 है। पता नहीं इसने ये क्यों कहा है, लेकिन देख लेते हैं, शायद आगे कहीं सवाल में जाके हमें नजर आ जाए। चेहरा बना हुआ है, उसी तरह अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है भाई, जैसे आपको पता है बिजनेस में दिया जाता है। और हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे। इजाफी मालूमात हैं, वही कॉस्ट ऑफ सेल में फजूल चीज़ें ऐड हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आप गौर करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में उसने मंजूर के बारे में डाटा दिया हुआ है कि मंजूर ने कोई शेयर्स वगैरह जो है वो बेचे हैं, खरीदे हैं। फिर अदीब ने जो है वो गेन कमाया है पेंटिंग बेच के। तो अपनी अपनी भी कुछ इनकम्स आ रही हैं। मांग क्या रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ जेए फॉर टैक्स ईयर 2025। सर, जेए जो एओपी है उसके बारे में भी कैलकुलेशन करनी है और मंजूर और अदीब के बारे में भी कैलकुलेशन करनी है। ले सर, न्यूमेरिकल में 3 कैलकुलेशंस बन सकती थी और मेरे ख्याल में उसने 3 ही मांग ली। तो ठीक है सर, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन एंड डिस्काउंट्स। और उसने कहा है कि इग्नोर कर दे मिनिमम टैक्स को। अच्छा, मिनिमम टैक्स कब लगता है? जब आपका रेवेन्यू 100 मिलियन होता है। 300 300 जब होता है ना, तब ऑडिट कराना होता है यूपी में। 113 तब लगता है जब 100 आ जाता है। तो मेरे ख्याल में हम कहां पर हैं? हम तो 35 मिलियन पे हैं, तो 100 से नीचे ही है ना। तो इसका मतलब है हम पे तो वैसे ही सेक्शन 113 नहीं लगता, तो हमने वो टर्नओवर टैक्स वाली बात नहीं करनी। चलिए जी, आपको पता है कि सबसे पहले जेए का होगा डाटा, जाफर एसोसिएट्स। तो हम यहां पे लिखेंगे जेए इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। टैक्स ईयर कौन सा है सर? 2025। 2025। और ये एओपी है, तो हमने एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये होगी वर्किंग वन। और यहां पे लिखा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है मेरे भाई? क्या फरमाते हैं, राउंड ऑफ कर दें? सवाल राउंड ऑफ ही कर देते हैं यार। क्या याद करेंगे आप भी? 13,000। अब याद रखिएगा, किरदार पे जब जाएंगे ना, तो किरदार पे जाते हुए ये पूरी पूरी अमाउंट्स हैं, इनको भी आपको 30 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों का जरा ध्यान रखना है, अपनी ध्यान रखते रुकते वैसे आप कोई नहीं है। ओके, सब अच्छा है ब्रो? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। पहले चेहरे पे आइए। चेहरा कहता है कि सेल्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक ऐड हुई हैं? बिल्कुल ठीक ऐड हुई हैं, छोड़ दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,000 की लेस हो चुकी है। बिल्कुल ठीक लेस हुई हैं, छोड़ दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,000 के लेस हुए हैं। बिल्कुल ठीक लेस हुए हैं। और 6,000 की अदर इनकम ऐड हुई है। ठीक ऐड हुई है। तो चेहरा देखकर कुछ भी पता नहीं लग रहा, इसका मतलब है चेहरा देखकर सब अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं किरदार की जानिब। ठीक है, इजाफी मालूमात। हाँ, ये देखो ना, किरदार में चीजें निकल रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है रॉ मटेरियल वर्थ ₹2.9 मिलियन, फ्रॉम विच नो विद होल्डिंग टैक्स हैज बीन। वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एक ऐसा रॉ मटेरियल 29 लाख का शामिल है
जिस पे हमने कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं की। सर हमने पढ़ा था कि अगर आपने टैक्स ना काटा हो तो आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती, याद है आपको? लेकिन सर परचेजेस के लिए एक और एक्सेप्शन भी थी कि मैक्सिमम 20% तक डिसअलाउ होता है, सारा डिसअलाउ नहीं होता। तो सर अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा लोअर ऑफ 2.9 मिलियन या 2.9 मिलियन का 20%। थोड़ा सा मसला है यहाँ पे, मैं भी आपके सामने बनाता हूं फिर देखते हैं। देखिए सर, जो परचेज अलाउ नहीं है यानी परचेज डिसअलाउ, जारी बात है जो डिसअलाउ होगी वही ऐड बैक करूंगा ना, वही ऐड बैक करूंगा। क्या करना चाहिए मुझे, लोअर ऑफ अमाउंट ऑन विच टैक्स इज, वो कितनी है 2.9 मिलियन। तो एक तो कंपैरिजन मेरे पास ये आ गया और दूसरा है 20% ऑफ परचेजेस। सवाल ये है कि मेरी परचेजेस कितनी है, मैंने टोटल लेनी होती हैं, मैंने टोटल परचेजेस लेनी होती हैं, लेकिन मसला ये है कि सवाल में मुझे कहीं पता ही नहीं है कि मेरी टोटल परचेजेस है कितनी। तो फिर मैं मजबूरन 2.9 मिलियन को ही अपनी परचेजेस समझूंगा कि इस 20,000 की कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 2.9 मिलियन की परचेजेस है, ये समझना पड़ेगा। वरना अच्छा सवाल ये होता कि वो मुझे बता देता कि टोटल परचेज इतनी है, क्योंकि ये जो मैंने 20% लेना होता है ना, ये टोटल का लेना होता है, ये उस अमाउंट का नहीं लेना होता जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं कटा होता, उसका नहीं होता, ये टोटल का होता है। अब सवाल में टोटल है ही नहीं, अब इसको तो नहीं परचेज कह सकता, ये तो गलत हो जाएगा। तो मजबूरन यही समझूंगा कि 2.9 मिलियन की ही परचेजेस है और मुझे जो 20% लेना पड़ेगा वो किसका लेना पड़ेगा, 2.9 मिलियन का। फरमाइए सर कितना बनता है ये, 5,80,000। सर मुझे क्या चाहिए, लोअर ऑफ, तो आई थिंक 5,80,000 है। ये वो अमाउंट है जो मुझे डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो अगर डिसअलाउ कर दी जाएगी तो मतलब ऐड बैक कर दूं, तो आप ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस डिसअलाउड 580। ओके, सब अच्छा है, ऑल गुड ब्रो, जबरदस्त। बोंतरे में लग रहे हैं सारे मुझे। खैर क्या होता रहा है आपके साथ पिछले 10 दिनों में? अच्छा मॉक दे के आ रहे हो, तो कल नहीं था कि आज था? कल था, सही था, मजा आया यार, उसकी डिस्कशन भी करनी है अभी। चलो अगले हफ्ते का मंडे को करते हैं, वो भी करनी है आपके साथ। वैसे एक ऑप्शन और भी हो सकती है, क्यों ना आपको सरदान वाली भिजवा दूं, वो तो बेस्ट हो जाएगी ना, मतलब मेरी डिस्कशन सुन के आपने क्या करना। ओ नहीं नहीं सर, सर का तो लेवल ही हो रहा है, ठीक है ना। यार देखो कौन आ रहा है, आतंकवादी तो नहीं आ रहा कोई, अल्लाह माफ करेगा, एहसन भाई आ रहे हैं। एहसन भाई ये वाली मुझे चाहिए सर, जज़ाकल्लाह। सर ये इन गरीबों को भी पिला दें, ये बेचारे बड़े दूर से आए हैं, सर इनको पिला दें। सॉरी मैं भी गरीब हूँ सर, मैं गरीब हूँ। 1 2 3 4 5 है, आमिर भाई के लिए भी 7 चाय, बीच में पता ना क्या मिलाना है, जहर, वो उनको भी पता है जहर मिलाना है। सॉरी आमिर भाई, ये हमारा जरा आपस का मजाक है, मजाक। ओके सर, ये अगर किसी दिन लाजमी मिल गया ना तो मुझे ना पकड़ लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही उनको वैसे ही कहता हूँ, मिला भी देना, उसको भी पता है आप लोग रोज ही मुंह उठा के आते हैं। अच्छा जी मजीद चलें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है मंजूर को सैलरी दे, यार क्या एओपी अपने पार्टनर को सैलरी दे सकती है? तो सर ऐड बैक करें 1140। और आपको याद है ना कि अगर एओपी अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट दे दे तो डिविजिबल इनकम कैलकुलेट करने के अंदाज बदल जाते हैं, पता है ना आपको। फिर डिविजिबल इनकम सिंपल प्रोपोर्शनेट नहीं होती, बल्कि फिर आपको वो बैलेंसिंग करके तो सारा काम करना पड़ता है। और सही है जालिमो? ओके चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट ऑफ ₹15 लाख पेड टू अदीब फॉर लेटिंग आउट हिज बंगला टू जेए एट अ कंसेशनल रेट फॉर ऑफिस पर्पस। ओके, हमने 1.5 लाख रुपया अदीब को दिया क्योंकि उसने अपना घर जो है वो जेए को कंसेशनल रेट पर दिया हुआ था, यानी एक पार्टनर है उसने अपना घर दे दिया एओपी को कि चलो तुम अपना दफ्तर इधर बना लो।
ये वही बात है कि क्रिस्टियन कॉलेज का कोई पार्टनर कहे भाई ये मेरी बिल्डिंग है, इधर कॉलेज बना लो। हो सकता है ना ऐसे, बिल्कुल हो सकता है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट इज 2 मिलियन। हाँ जी, क्या करना है सर इसका? पहले एओपी के तनाजुर में बात करते हैं। सर एओपी ने एक बिल्डिंग ली है पार्टनर से और रेंट पे, और उधर दफ्तर बनाया हुआ है और पार्टनर को रेंट जा रहा है। बताइए क्या ये मैं एड बैक करूं? क्या ये एड बैक करना चाहिए? आपको सिनेरियो समझ आ गया ना कि एओपी ने अपने ही पार्टनर के घर में दफ्तर बनाया हुआ है और उसको रेंट पे कर रही है। मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, पार्टनर की जब बनाएंगे ना कैलकुलेशन, तो वहां पे इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह देंगे, वहां पे इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह देंगे। वरना पार्टनर जो है वो कुछ एओपी से निकाल थोड़ी रहा है प्रॉफिट में से, वो तो भाई उसने एक चीज दिया उसका खर्चा ले रहा है। इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर एक पार्टनर अपनी एओपी को कोई भी चीज दे देता है फॉर ऑफिस बनाने के लिए, तो उसका रेंट अगर उसे मिलता है तो ठीक है, जायज है। ये एओपी का जायज खर्चा है मेरे भाई। ये मत समझें कि ये क्या पार्टनर पैसे निकाली, नहीं सर, उसने अपना घर प्रोवाइड किया हुआ। तो ये बिल्कुल एक मार्केट। हाँ, ये जरूर है कि एओपी जो है वो कम पैसे दे रही है, बनता ज्यादा है, लेकिन खर्चे में से माइनस उतना ही होगा जितना उसने पे किया हुआ है। ये मत करने बैठ जाइएगा कि खर्चे में से भी फेयर मार्केट वैल्यू करने बैठ, नहीं सर। फेयर मार्केट वैल्यू अदीब की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगी, लेकिन जब एओपी में से खर्चा माइनस होगा तो वो 15 लाख ही होगा, वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगा। और सही है, ठीक है दोस्त। चलें जी, तो वो मेरे ख्याल में डिस्क्लोज तो करना है, तो हम यहां पे लिखते हैं रेंट अदीब और डैश, क्योंकि कुछ भी ऐड बैक नहीं करना। वो सही है जालिमो, बोल नहीं रहे, मतलब परेशान परेशान, टेंशन, पेपरों की टेंशन। कोई बात नहीं, दो पेपर फिर आ जाएंगे, जिंदगी एक ही दफा मिलती है, खुश रहा करें। पेपरों की कौन टेंशन लेता है यार? पानी पिएगा? ओके, पानी पीना छोड़ दिया तुमने? बहुत बहुत भयंकर किस्म के लोग शक्लें बने, परेशान परेशान बने हुए सारे। नहीं परेशानी है कोई? कोई हाँ भाई, जुनेद जमशेद सर, बड़ी एंट्री मारी है हसन भाई आपने। चाय पी, ऐशी कर। जुनेद जमशेद ऐशी कर। हसन भाई आपने नहीं पी चाय मेरी तरफ से? ओ यार, यार एक एक घूम लेते जाना, मेरे लिए दुआ करते जाना, कोई भी दुआ, बस सेहत की, आखिरत की, जो मर्जी, बस दुआ करते जाना। सेकंड वाइफ, तू शर्म कर, सेकंड वाइफ, तू शर्म नहीं आती? सेकंड वाइफ, अल्लाह माफ करे, एक नहीं सामी जा रही तू सेकंड वाइफ, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, दो को चल तो रही है। अच्छा, चलाने वाले चला भी, आगे फजूल बातें का पेपर है, फजूल बातें कर। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मजीद क्या शामिल है? अ कमीशन ऑफ 8,60,000 पेड टू अदीब फॉर एक्वायरिंग अ सेल्स ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। आपने अदीब को कमीशन पे कर दिया 8,60,000 का। हाँ जी, यहां पे कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्त, ये एड बैक होगा, ये एड बैक होगा, ठीक है। तो सर कमीशन जो हमने पे किया अदीब को 8,60,000 का, सर जी इसको हमें एड बैक करना पड़ेगा 860, ठीक है, ऑल गुड। हाँ एज्यूम करेंगे, दे ही नहीं उसने फिगर, टोटल को तो 20,000 को तो नहीं परचेज कह सकते। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं नहीं, फिर आप टोटल को मान लें, जितने पे टैक्स नहीं कटा उसी को परचेज मान लें। हाँ, एक इलॉजिकल सी बात है, आप एक पूरी अमाउंट को और उसको उसी के 20% से कंपेयर कर रहे हैं, तो लोअर तो 20% नहीं आना है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है। आगे चलें। अदर इनकम कंप्राइजेस अ डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स फ्रॉम एग्री लिमिटेड, अ कंपनी हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ जी, ये जो 6,000 लिखा हुआ है ना, ये कंपनी को, एओपी को सॉरी, डिविडेंड मिला है नेट ऑफ टैक्स, टैक्स कटा हुआ है इसमें से, और हमने वो कटे हुए टैक्स वाली अमाउंट यहां पे ऐड कर दिया। सर क्या ठीक किया गलत किया?
सर ये एफटीआर की इनकम होती है, और एफटीआर की इनकम अदर सोर्स एफटीआर में जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं रहती, तो इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में रखने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ आ गई? तो सर मुझे इस 6,000 को ना यहां से निकालना पड़ेगा, और आपको पता है ये चीख चीख कर क्या बोलेगा, मुझे क्यों निकाला 6,000। सर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आपको किसी ऐसी कंपनी से डिविडेंड मिले जिस कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट है, इससे आपको क्या फर्क पड़े? लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन सेक्शन 55 चैप्टर 13 याद है? जिस उस कंपनी तक ही रहेगा उसका बस असर। हाँ नेट ऑफ टैक्स है, तो सर मैंने नेट ऑफ टैक्स ही निकालनी है, जो ऐड है वही निकालना ना। हाँ जब चेहरे पे लेके जाऊंगा तो शायद अंदाज बदल जाएंगे। ठीक है सर? ओके ब्रो। जी सर मेरे ख्याल में एओपी का काम खत्म हो गया, क्या फरमाते हैं? अब क्या करना पड़ेगा? ओके चलिए जी, मेरे ख्याल में एओपी का सवाल खत्म हो गया, क्योंकि आगे मंजूर साहब की बातें शुरू हो गई हैं, तो हम इसको क्लोज करते हैं। और मुझे बताइए सर इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? जल्दी करें, जल्दी, टाइम नहीं है। 9580, और यही 9580 यहां पर आ जाएगा। क्या ख्याल है आमिर भाई? नंबर है किसी टीए का? मार्कर जरा मंगवा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करूं आगे? सर डिविडेंड अदर सोर्स एफटीआर ऐड करके लेस करना पड़ेगा ना। आइए सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर। अच्छा अब यहां पे ना एक मसला है, मसला ये है कि मुझे ग्रॉस चाहिए, क्योंकि मैं ग्रॉस ही ऐड करके तो ग्रॉस ही लेस करता हूं, ऐसे ही है। तो सर अब उस ग्रॉस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें, ग्रॉस डिविडेंड। सर वो फॉर्मूला आपको पता है? नेट डिविडेंड जो कि कितना है, 6,000 है, सॉरी। नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस डिविडेंड -15% ऑफ ग्रॉस, यही होता ना? तो बताइए सर अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो क्या x इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 0.85 बनेगा? बताइए क्या आंसर आता है? 70। एक मिनट ठहरो, कौन से वाली? तो एक ही बात कर, नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, वो गलत है वो। देखो आपका ये डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, 85 पे पड़ा हुआ है, तो आपने इसको 100 पे लेके जाना है, तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। ऐसे ही है ना? डिविडेंड में 15% टैक्स ही है कि चेंज हो गया हुआ है? हाँ तो बस ठीक है, बताएं। दोस्त एक सेकंड, बे ठहर तो जा मेरे दोस्त, रुको जरा, सब्र करो, मुझे एक चीज कंफर्म करने दो। सॉरी डिविडेंड आगे था। मैं बस वही देखना चाह रहा हूँ, ये देखो।
अच्छा भाई, ऑनलाइन वाले एक दुर्घटना पेश आ गई है, आवाज़ बीच में गायब है, तो चले कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट हमने ये कहा था कि अगर आपको डिविडेंड किसी ऐसी कंपनी से मिला हो जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसका रेट 15% नहीं होता, उसका रेट 25% होता है। ठीक है, तो हमने 25% पे डिविडेंड कैलकुलेट किया और ग्रॉसअप किया तो 8,000 आ गया। ठीक है जी, सो 8,000 डिविडेंड है, तो हमने 8,000 जो है वो यहाँ पर ग्रॉस ऐड किया, क्योंकि आपको पता है कि फेस पे जो इनकम ऐड होती है डिविडेंड की वो हमेशा ग्रॉस ऐड होती है। तो एक दफ़ा ऐड करके एक दफ़ा हमने लेस कर दिया और टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई 9580। अच्छा, इसमें टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का उसने सवाल में नहीं कहा हुआ 1 के अंदर, तो इसलिए हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन अगर करनी होगी तो हम टैक्स लाइबिलिटी वही टेबल 1 से निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसी में ये डिविडेंड का टैक्स ऐड करेंगे, एफटीआर का टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी और नीचे जाके डिविडेंड का टैक्स लेस कर देंगे, जो हम काम पहले करते हैं। अब आ जाए जी डिविजिबल इनकम के ऊपर। मंजूर साहब ने सैलरी निकाली है और अदीब साहब ने कमीशन निकाला है। ठीक है, ये अलग अलग आ गया। टोटल टैक्सेबल इनकम इज 9580, तो ये 9580 आ गई। ओके, बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट है 7580 और इस 7580 को हम 1:3 में सेग्रीगेट कर देंगे, जो कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक होगी बात, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद दोनों के शेयर्स आ गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर हम आए थे मंजूर साहब की कैलकुलेशन पे, जिस पे लिखा हुआ है कि मंजूर सोल्ड 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी फॉर ₹600 ईच ऑन 30 सितंबर। ही एक्वायर्ड दीज शेयर्स इन जुलाई 22 फॉर 500 ईच। मंजूर पेड अ ब्रोकरेज फी ऑफ 2 पर शेयर टू द ब्रोकरेज हाउस। सर सेल प्राइस आ गई, मैंने ये अमाउंट निकाल ली 3 मिलियन। अभी मैं परचेज निकाल ही रहा था तो एकदम से दुर्घटना पेश आई, पता लगा कि माइक ही बंद हो चुका है। चले कोई बात नहीं, हम तकरीबन पहुंच ही गए वहां तक। तो सर ये कितना बनेगा? 25 लाख। और चूंकि इसको आप लिस्टेड कंपनी के शेयर है ना, इसको आप मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन समझेंगे, और अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन समझेंगे तो हमें फिर 2 रुपए ब्रोकरेज माइनस नहीं करने, बल्कि जो हमारा नोशनल एक्सपेंस है 0.5% हमें वो माइनस करना है। ठीक है, तो हम नोशनल एक्सपेंस माइनस करेंगे, और आपको पता है कि नोशनल एक्सपेंस खरीदने पे भी होगा और सेल करने पे भी होगा। सर ने क्या लिखा हुआ है बताएं, किधर किधर? हाँ जी, किधर? ये 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 अच्छा, ये अब ठीक है। ओके जी सर, बताइए नोशनल एक्सपेंस कितना बनता है? 3 मिलियन इंटू 0.5% प्लस 2.5 मिलियन इंटू 0.5%। पिंक कैलकुलेटर नहीं चल रहा आज। सर हमारा दिमाग बंद हुआ है, आपको कैलकुलेटर की पड़ी हुई है। ये सही है कि गलत है? गलत है 2, और देखा दिमाग भी नहीं माशाल्लाह चल रहा आज तो। 20 एक जीरो एक्स्ट्रा लगाने में तो माहिर हैं हम, जबरदस्त हो गया। ले सर, हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक आ गई, बताइए। और जल्दी कर मियां जुनेद जमशेद, क्या कर रहा तू? सैंतालीस और 4,72,000, ये क्या बात थी? ले सर जी, तो हमने इनकम भी कैलकुलेट कर ली सेपरेट ब्लॉक की। ओके ले सर जी, अब एक काम करते हैं, मंजूर साहब की इनकम कैलकुलेट करते हैं। मंजूर है इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। टैक्स ईयर कौन सा है? 2025। सर मेरे भाई मंजूर की कोई इनकम नहीं है और, ऐसे ही है ना, इनकी कोई भी इनकम और नहीं है, इनकी सिर्फ सेपरेट ब्लॉक की इनकम है। तो सर बस ठीक हो गया ना, जबरदस्त है, मैं कहता हूं सो ब्यूटीफुल। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक वर्किंग 5 से आ गया 473, क्योंकि हम रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं। नहीं मैं 3 लिखूंगा, कोई मसला?
2.5 को 3 नहीं कर सकते हम? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक। और कोई इनकम तो नहीं है? टोटल इनकम 473 लेस कर देंगे और भाई की टैक्सेबल इनकम हो गई 0। उसके बाद ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। वर्किंग कौन सी है? 4। कितना शेयर है जी इनका? 3035। और टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कितनी हो गई? 3035। 3035 पे टैक्स बता दें कितना बनता है सर? देखें इधर, जितना भी बनता है, जितना भी बनता है, जब मैं एक्चुअल टैक्स पे आऊंगा तो एक्चुअल टैक्स कितना बनेगा? वो तो 0 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये वाला टैक्स को डिवाइड करूंगा 3035 से और इनकी असल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर ने 0 ही आना। आंसर ने 0 ही आना, तो फायदा ही कोई नहीं। तो मुझे ये वर्किंग करने का फायदा क्या हुआ सर? सेपरेट ब्लॉक का टैक्स है इनके ऊपर। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम शेयर्स ऑफ। हाँ जी सर, अब इस पे गेन तो है 473, टैक्स कितना हो? टैक्स कितना हो सर? गौर करें सवाल के अंदर। सवाल के अंदर भाई कह रहा है कि जुलाई 22 में शेयर्स एक्वायर किए, सितंबर 24 को बेचे। सर एक्विजिशन का टेबल था एक चैप्टर 10 में, याद है आपको? आइए उस पे चलते हैं। ये है जी, मेरे ख्याल में ये बात फॉल कर रही है इस वाले कॉलम में, ऐसी है ना, भयानक वाले कॉलम में। होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। कब कब एक्वायर किए सर हमने? नहीं, हमने एक्वायर कब किए सवाल में? सवाल में देखे ना, सवाल में कब एक्वायर हुए? सवाल में भी 1 जुलाई को एक्वायर हुए। जुलाई 22 में एक्वायर हुए। हाँ, 1 जुलाई, इन जुलाई 22, इन जुलाई 22 बस ठीक है। इसका मतलब है जुलाई 22 में अगर आ गए तो हम पे तो लग गया ना टेबल, ये वाला टेबल लग ही गया हम पे, ये वाली बात लग ही गई। तो सर बेचे हैं 30 सितंबर 24 को, मेरे ख्याल में 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम। तो 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम, तो मुझे ये समझ आ रहा है ये 10% ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि 10%, 10% कितना बनेगा जी? 47.3 और 47.3 इज द टैक्स लायबिलिटी। ले सर, ये खुद तो नहीं ना कटा होगा टैक्स, ये तो इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पे करना पड़ेगा। ले सर, मंजूर भाई भी मंजूर है हो गए। अब आ गई बात अदीब की। अदीब की कैलकुलेशन तो वैसे आप खुद भी कर ही सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, आप आए हैं तो आप ही करा दें। अजीब लोग हैं यार। चलिए जी, लगे हाथों अदीब साहब की भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। अदीब इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2025। जी सर जी। एक तो नजर आ रहा है, अदीब अर्न अ गेन ऑफ 3 लाख फ्रॉम सेल ऑफ अ पेंटिंग टू एन आर्ट कलेक्टर। पेंटिंग बेची जी, कैपिटल गेन एनटीआर कितनी है सर? 3 लाख। और इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी तो है सर, सॉरी बिजनेस नहीं प्रॉपर्टी, माजरत, है कि नहीं? इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी। वर्किंग कितनी हो गई है? 2 3 4 5 6, वर्किंग 6। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे मिटा दूं, इसकी जगह वर्किंग 6 कर लें। तू इतनी देर से नोट कर क्या रहा है? चलो जल्दी करो जी। मिटा दो, मटा दो, मटा दो। ओके।
अच्छा जी, वर्किंग 6, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर रेंट 15 लाख रिसीव हुआ है लेकिन फेयर मार्केट 20 लाख है, कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा? हम फेयर मार्केट रेंट कंसिडर करेंगे जो कि कितना है? 20 लाख। तो ये 20 लाख हो गया बस। और सर रिपेयर अलाउंस, आ जाए प्लीज आ जाए। पीआरसी आ जाए कितना जी रिपेयर अलाउंस? 1/5। ओके 1/5 ऑफ 2 मिलियन कितना बनता है ये? 4 लाख। ओके और 16 लाख ले सर जी 1600 रुपीज इन 1000 है ये भी। मेरे ख्याल में काम खत्म हो गया। इसी को टैक्सेबल मान लेते हैं। कितना बना है? वो यार ये 3 लाख नहीं 300 था। बोलते नहीं है, ऑनलाइन वाले चीख रहे थे चिल्ला रहे थे। 1900 ऐड करेंगे इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। वर्किंग कौन सी है सर? डिविजिबल वाली 4। और कितना शेयर है इसका? 65। और टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेस कितनी हो गई? और अब इसके बाद हमने क्या करना है? वो टोटल बता। 8446 टैक्स लायबिलिटी ब्रो। टेबल 1 टेबल 2। अबे टेबल 2 जूती उतारूं मैं टेबल 2? तू मुझे नजर आया ना? रिजल्ट कब है? अक्टूबर में सितंबर में है? तू अगर सितंबर में मुझे टैक्सी क्लासों के बाहर मंडलाता नजर आया ना, आमिर भाई खिड़कियां खुलती हैं। अच्छा ये तो ग्राउंड फ्लोर है, सॉरी। टॉप फ्लोर की खिड़कियां खुलती? तुझे मैंने कॉलर से ऐसे पकड़ दी। मिठाई लेके भी ना हो तो पास तो हो पहले। बताएं जी ये तो वैसे ही 6 लाख से कम है, इस पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। अच्छा सॉरी, गुस्सा क्यों करता है? बंदूक निकाल ली थी उसने। सर 3-0 आगे लगे, नजर नहीं आता आपको? जी बताइए। 356 3568 कर देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके नहीं 3565 है। ओ ओ अच्छा सॉरी, मैं बहक गया था, माजरत। लेकिन मेरा कौन सा पेपर है? पेपर तो आपका है, आप जाने आई कैब जाने। और एक्चुअल टैक्स कैसे निकलता है मेरे दोस्त? नहीं बोलेगा। ज्यादा वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम मल्टीप्लाई बाय कम वाली इनकम। ले सर ऐसे ही है। नहीं पसंद आया टैक्स आपको? अच्छा जाए ना, ठीक है जाए जी। बताएं आपको ही पसंद नहीं आया? इतनी जल्दी आए क्यों है? बताएं जी। बोलना जुनेद जमशेद। यार तुम लोग मेरा शुगर लगाने आए हो, कौन सा गलत है? ये गलत है। 28 2891 2891। अब बताओ जी। 650 चले जी। इसकी तो कोई सेपरेट ब्लॉक एफटीआर नहीं है ना? ले सर जी सवाल खत्म हो गया।
अच्छा भाई, ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 487 पे। इसकी बस एक एडजस्टमेंट आपको मैंने बतानी है, ये पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सवाल इजी आप कर लेंगे। 487, ये 487 पे ना क्वेश्चन नंबर 31 है, इसकी ना पहली एडजस्टमेंट है, ज़रा ये मैंने आपके साथ थोड़ा जिक्र करना था। लिखा हुआ है जी, दी अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस एंड स्टॉक एंड ट्रेड हैज बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। आपको याद होगा चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास प्राइम कॉस्ट की ऑप्शन है कि आप प्राइम कॉस्ट पे चल सकते हैं। लेकिन अगर आप शायद वांट्स टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश बेसिस टू एक्रूवल बेसिस, सर ये कैश से एक्रूवल पे जाना चाह रहे हैं, तो अगर ये कैश से एक्रूवल पे जाना चाह रहे हैं तो एक्रूवल वालों के लिए तो लाजमी था कि इन्होंने प्राइम पे नहीं रहना बल्कि एब्जॉर्प्शन पे रहना। बात समझ? ओके, अब अगर ये प्राइम पे है, ये एब्जॉर्प्शन पे जाना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये बना हुआ है प्राइम कॉस्ट पे, और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई है, और आपको पता है इस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ होगा, फिर परचेजेस होंगी, और लेस हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक, और ये सारा कुछ प्राइम कॉस्ट पे होगा। लेकिन अगर मैं इस साल अपना मेथड कैश से एक्रूवल पे करना चाह रहा हूं तो मुझे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड भी प्राइम से किस पे लाना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन पे लाना पड़ेगा। अभी स्टॉक पड़ा हुआ है सर प्राइम कॉस्ट मेथड पे, जिसमें ओपनिंग मेरे पास पड़ा हुआ है 1800, ये देखें ओपनिंग पड़ा हुआ है 1800 और क्लोजिंग पड़ा हुआ है 2800, जो कि माइनस होता है, ऐसे ही है, कुछ बात ऐसे चल रही है। लेकिन सर अब मुझे जाना है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, यानी 2300 और 3200, सर क्या करूं? देखें सर, यहां पे स्टूडेंट बताऊं क्या करता है, स्टूडेंट कहता है कि चूंकि मुझे प्राइम से एब्जॉर्प्शन पे जाना है तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो 1800 नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 2300, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2800 नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 3200। यानी मुझे माइनस करना चाहिए था 3200, मैंने कर दिया 2800। कम माइनस किया है, कम माइनस किया है तो ज्यादा माइनस करना चाहिए, तो वो 400 क्या करेगा? मजीद माइनस करेगा। तो मजीद, अब जरा सुने, ये बात बड़े ध्यान से सुननी है आपने। देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 2800 माइनस हुआ है, करना कितना था? 3200, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स 400 से बढ़ेगी कि कम होगी? सुने, एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये देखें सर, आपका ओपनिंग स्टॉक एक तरफ है 100, परचेजेस हैं आपकी 1500, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 200, 1600, 1400, यह आपकी क्लोजिंग स्टॉक है। सर आपने क्लोजिंग स्टॉक को 400 से बढ़ाना है, ये 600 हो गई, आपने क्लोजिंग स्टॉक 400 से बढ़ा दिया। इसके 400 से बढ़ने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ा? ये आ गई 1000 पे, यानी क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, खर्चा कम होगा, और अगर खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मानते हैं इस बात को? क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, खर्चा कम होगा, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जो सवाल आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया होगा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक कम करना है तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है ना, बढ़ता है, तो सर आपको इसमें 400 ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट। डायरेक्ट कर दें, इतनी बे तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, पेपर में आप 400 कर दें। आ जाए प्लीज, आ जाए, कोई मसला नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? 400 से इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ आती है? क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से सर कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? कम होगी। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, उल्टा हिसाब हो जाएगा। तो हमारी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया ना 400 से, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 400 से इंक्रीज किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो आपने इसको प्रॉफिट में ऐड करना है। उल्टा हिसाब कर लें। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एब्जॉर्प्शन से प्राइम पे आ रहे हो या प्राइम से एब्जॉर्प्शन पे आ रहे हो, आपके क्लोजिंग और ओपनिंग नंबर्स क्या हैं, असल में तो ये देखना ना।
तो जारी बात है उल्टा हिसाब हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। सुन तो लेना, क्लोजिंग की बात समझ आ गई। अब ओपनिंग पे आइए। सर क्या मुझे ओपनिंग का इंपैक्ट लेना है? आंसर इज नो। इसकी क्या वजह है? सर मैं कौन से टैक्स ईयर में खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं टैक्स ईयर 22 में। टैक्स ईयर 22 में हूं, ओके। पिछला साल कौन सा था? टैक्स ईयर 21 था। सर ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग ही है ना, टैक्स ईयर ऐसा ही है। तो सर पिछले साल मेरा कौन सा मेथड था? कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग थी, तो कैश बेसिस में प्राइम कॉस्ट चलता है, चलता है। तो सर अगर कैश बेसिस पे प्राइम कॉस्ट चलता है और पिछले साल मुझे अपना स्टॉक प्राइम कॉस्ट पर रखने की इजाजत थी, तो मेरे ख्याल में पिछले साल की ये वाली वैल्यूज ठीक थी। तो ये वैल्यूज पिछले साल से ही आ रही है ना, इनको मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये पिछले साल से आ रही है, पिछले साल ये बिल्कुल ठीक थी। आपने सिर्फ क्लोजिंग को ठीक करना, ओपनिंग को नहीं ठीक करना है, क्योंकि अगर आप ओपनिंग ठीक करने बैठ गए ना, फिर माशाल्लाह FAR 1, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हम तो इन चक्करों में पड़ जाएंगे, है ना। वो काम नहीं करना यहाँ पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फिर बनाते जाओ 3 साल के नोट्स, और ओ यार वो भी टेंशन हो सर, मैंने तो भी प्रैक्टिस ही नहीं की यार, हद हो गई यार। भाई को आती है FAR 1, आप भाई को ना बहुत इजी लेते हैं। माना बैक बेंचर हूं, माना हूं कि काला हूं, लेकिन दिलवाला तो हूं, सॉरी। ठीक है, ओके, सब अच्छा है, ऑल गुड। तो सर ये एक एडजस्टमेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी बहुत शिद्दत से। अच्छा जी, एक और सवाल था जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने जरा, वो कौन सा सवाल था? ये तकी वाला तो नहीं है? आप सवाल ढूंढे, मैं भी सवाल ढूंढता हूं, जिसको मिला वो जीत गया। अबे जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसमें क्या है? हाँ करते हैं सर, अभी टाइम तो वैसे पता नहीं क्यों चीज को और ही बता रहा है कुछ। यार वो एक सवाल था लॉस वाला, मैं चाह रहा हूं मैं आपको ना वो कराऊंगा एक सवाल, वो बड़ा जबरदस्त सवाल है। चैप्टर 7 का, एक सेकंड ठहरे, लॉस क्वेश्चन 39 है, सॉरी। इसमें उस तरह की नहीं है बात। 38 है, किधर है 38? ये वाला आकाश कुमार, इसमें भी नहीं है। अच्छा आप कौन सा कह रहे हैं? चैप्टर 7 का पास्ट पेपर 12, पेज नंबर क्या है? ये वाला यार, ये 135 पे तो ये आ रहा है। ये आ गया सर, ये वाला। हाँ जी, इसमें क्या है? ऑन 31 दिसंबर डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड इन जनवरी 2022 ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। ₹6 लाख एज लीव इन कैशमेंट, 85,10,000 फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और 13 लाख एंड 17 लाख एज सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2009 एंड 2010। हाँ जी, इसमें क्या इशू है? हाँ हाँ जी बिल्कुल, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज डॉक्टर जमाल अबाउट दी, जी बिल्कुल। इसमें आपने बताऊं करना क्या है। हमने एक बात पढ़ी थी कि सैलरी जो है वो नॉर्मली कैश बेसिस पे टैक्स होती है, लेकिन आप चाहें तो एक रूल, अगर एरियर में मिली हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उस साल में टैक्स करवा दें जिस साल से रिलेट करती है। इसमें आपने 2 वर्किंग्स बनानी थी। एक वर्किंग आपकी बनानी थी कि अगर मैं इसको कैश बेसिस पे टैक्स कर दूं, जिस साल मिली है उस साल में टैक्स कर दूं, एक ऑप्शन ये थी, आपने उससे टैक्स निकालना था। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप इसको उस साल से टैक्स करवाते हैं जिस साल से ये रिलेट करती है। दोनों वर्किंग निकालते हैं, जिसमें फायदा होता है आपने उसको बता देना था। तो ये काम करना है इसके अंदर जी। हाँ जाहिर बात है, तुम जैसा कंसल्टेंट इसमें ज्यादा लगता होगा वही बताएगा।
है कि नहीं? ओके चलें जी, बस मुझे 1 मिनट दें, अभी हम निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। हाँ नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। एक सेकंड। फिफ्टी 51 पे आ जाएं भाई। चैप्टर 18 51 क्वेश्चन। नफीस इंटरप्राइजेस। ओके लास्ट मिलेगी आपको सफा नंबर 506 पे। सॉरी ये पीआरसी वाले ना परेशान हो रहे हैं कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। माजरत, हम जरा ऐसी बातें करते हैं। अभी इनको सबको जहर मिली चाय पिलाई है मैंने, लेकिन इनको हुआ ही कुछ नहीं, ऐसे ही जहरीले किस्म के लोग हैं। जहर का भी असर नहीं होता तुम्हारे ऊपर। आमिर भाई माइक चल रहा है? ओके अच्छा जी, ऑल गुड ब्रो। आए जी सफा नंबर 506 पे। Nafis Enterprises is a sole proprietorship owned by Nafis, is engaged in the business of manufacturing and selling power tools in Lahore. The following information has been extracted from NE's records for tax year 2024. अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया गया है फजूल सा, बाकी सब फजूल बातें नीचे लिखी हुई हैं। और करना क्या है जी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर इन कंप्यूट एंड द करेक्ट हैज ऑफ इनकम द टोटल इनकम ब्ला 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 ब्ला। ओके इग्नोर मिनिमम टैक्स, इग्नोर करना है। और मसला ये आपको इग्नोर करना नहीं आता, होना आता है। ठीक है, काश आपको इग्नोर करना भी आए। तो इसको इग्नोर करें, कैसे करें? जैसे ओ तेरी खैर, ओ ये देखो, ओ ये देखो, ओ ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ओ यार ये तो हैवी सीन हो गया। कुछ पिछले साल के लॉसेस भी हैं। और अगर मैं गौर करूं नॉन स्पेकुलेशन, हम किस साल में बैठे हैं? हम बैठे हैं 2024 में, और ये लॉस है 2020 का। 6 साल होते हैं ना, 20 का लॉस 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक अभी टाइम है, समय है, 2 साल है इसकी जिंदगी के। 23 का भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ रही है और लिस्टेड सिक्योरिटीज का भी लॉस आ रहा है।
सर जरा वन बाय वन वैसे इनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉस का क्या रूल था, बोले? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो सकता कैरी फॉरवर्ड होकर सेम एंड में से माइनस होगा। यार ये ना वो बदीद वाला है ना, करंट ईयर में किसी भी बस में बैठ जाता है लेकिन कैरी फॉरवर्ड होकर अपनी बस ढूंढता है। तो ये नॉन स्पेकुलेशन है, इसको इस साल हमें नॉन स्पेकुलेशन इनकम में से ही माइनस करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्पेकुलेशन लॉस पाकिस्तान सोर्सेस का क्या करना है? ये भी स्पेकुलेशन में से ही होगा। और आखिर में है अनएब्जॉर्ब, ये तो सर आपको पता है इनफिनिट ताहयात, इसने अब हयात पिया होता है, ये तो हमेशा तक जिंदा रहती है। अब रूल क्या होगा? रूल ये होगा कि इस पूरे सवाल में अगर मुझे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नजर आएगी ना, मैं उसे माइनस नहीं करूंगा। करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा, मैं उससे पहले वाली इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल लूंगा, यानी बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। जी जी आ जाए, उसमें से पहले ये नॉन स्पेकुलेशन माइनस होगा, कुछ बच गया तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन, कुछ बच गया तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। याद है आपको? आइए सवाल शुरू करते हैं। और आपको पता है कि यह सवाल कहां से शुरू होगा? यह सवाल शुरू होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से। हाँ भी पीआरसी वालों, मुस्तकबिल नजर आ रहा है अपना? भयानक है कि खूबसूरत है जी? खूबसूरत, ये तो आओगे तो पता लगेगा खूबसूरत है। मुंह उठा के आ गए सीए के अंदर। इनको किसी ने कहा था बड़े पैसे मिलते हैं। ये देखो भाई की उजड़ी हालत देखो, बेचारा पढ़ पढ़ के उसका दिमाग ही खराब हुआ है। इनके ना पेपर है 10-15 दिन बाद, तभी आपको ना कुछ लोग यहाँ पे बोंतरे हुए नजर आएंगे, जिन्होंने जाना कहीं होता है जा कहीं और रहे होते हैं। समझ जाइए इनके पेपर हैं। क्या नाम है सवाल में बिजनेस का? नफीस एंटरप्राइजेस। नफीस सोल प्रोपराइटर। ये सोल प्रोपराइटर इनको पता, सबको इनको पता, इट्स अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस ब्रो। हमें भी 23 दिन हो गए सीए में। ओके, नफीस एंटरप्राइजेस इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। टैक्स ईयर कौन सा है भाई? 2024। और मेरे ख्याल में इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसकी तो हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, सॉरी। कितना है जी? ये राउंड ऑफ है कि इतना ही है? चलें सर, आज हम भी रुपीज इन थाउजेंड में सवाल करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले क्या देखेंगे? चेहरा, जो कि एक फूल की तरह, सॉरी माजरत, 40,000 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एक सेल ऐड हो चुकी है। ठीक हुई है गलत हुई है? सही हुई है। 95,000 की कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हुई है। ठीक हुई है गलत हुई है? क्या बात है। 21,000 के एडमिन सेलिंग माइनस हुए। ठीक हुए गलत हुए? 1,000 फाइनेंशियल चार्जेस है। वो बताएगा तो करूंगा, मुझे थोड़ी पता लीज के हैं कि किसके हैं, ऐसे ही बस सीरियस ही हो जाते हैं। अदर इनकम ऐड हो चुकी है। फीलिंग नहीं आ रही? क्यों, मर गई सारी फीलिंग्स? हाँ, फीलिंग घर छोड़ के आनी है। ठीक है, तो चेहरा तो एक नंबर का फेयर एंड लवली वाला है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई धब्बा नहीं है इसके अंदर। आइए किरदार पे चलते हैं। आपकी क्लास है, मुझे पूछ के आना चाहिए, तो मैं तो बगैर पूछे आ जाता हूं मुंह उठा के। चलिए जी, इजाफी मालूमात। आइए किरदार पे चलते हैं। भाई कहता है कि सेल्स इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 18,75,000 रिसीव फ्रॉम अ रिटेलर इन इस्लामाबाद फॉर द सेल ऑफ इंपैक्ट ड्राइवर्स। द एग्रीमेंट स्टैपुलेट्स दैट एनी विल डिलीवर द टूल्स इन जुलाई 2024। तर्जमा कर दें, तर्जमा कर दें सर। सेल के अंदर एक ऐसा एडवांस शामिल है ऑफ 18,75,000 का, जो कि हमें इस्लामाबाद में रिटेलर से मिला। कुछ हमने ड्राइवर, अच्छा ये ड्राइवर वो ड्राइवर नहीं है, ये स्क्रू ड्राइवर होता है ना, ये उसकी बात हो रही है, क्योंकि भाई साहब ना टूल्स बेच रहे हैं। तो ये मत समझिएगा ये ड्राइवर भी बिकते हैं,
ये वो ड्राइवर नहीं है, पता है मुझे आप लोगों का, जो आप लोगों के दिमाग है ना, तो भाई टूल्स बेचते हैं, टूल्स बेचते हैं। तो ये जो टूल्स बेच रहे हैं ना, इसमें स्क्रू ड्राइवर है, उसकी बात हो रही है। तो सर अब मुझे बताइए कि भाई साहब को रिटेलर से एक एडवांस मिल गया और एग्रीमेंट ये कहता है कि हम ये टूल्स ना जुलाई 24 में डिलीवर करेंगे। हम कहां पे खड़े हैं? हम 24 में तो खड़े हैं। तो सर बताइए क्या होना चाहिए? व्हाट इज नीडेड टू बी डन जी? हाँ तो क्या करूं? एडवांस आ गया, इस जूती उतारूं, सेल टैक्स है ये सेल टैक्स है। एडवांस आ गया तो सेल हो गई है। फिर आके कहता है अम्मी मेरा पेपर तो बड़ा जब है, तो अन्नी मचा के आए हो। फिर जब रिजल्ट आता है ना, तो आए कि हमने अन्नी मचाई होती है। ओ भाई वो सेल टैक्स है। ये आपको एडवांस में जो पैसे मिले हैं, इनकम टैक्स में ये टैक्सेबल नहीं होता है। एडवांस में जो पैसे आते हैं उसकी एंट्री क्या होती है? क्या होती है एंट्री? बोल जुनेद जमशेद। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना, राइट साइड का बढ़ना। सॉरी मैं बहक गया था पीआरसी वालों को देख के। तो सर बिल्कुल सर, ये क्रेडिट है, ये लायबिलिटी है। तो सर दिस इज नॉट रेवेन्यू। ये रेवेन्यू तब बनेगा जब अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे, ना बड़ी बड़ी बातें। तो इसलिए दिस इज नॉट सेल। अगर आपने इसको सेल में शामिल किया हुआ है तो गलत शामिल किया हुआ है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो सर रुको जरा, सब्र करो, इधर ही कर लेते हैं। लेस एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1875 माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, बेहतरीन हो गया। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। हाँ हमारे ईयर में डिलीवर हो जाता तो फिर तो ठीक है ना, क्योंकि इनकम टैक्स में हम हमेशा डिलीवर पे ही करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है एक और धब्बा किरदार पे, यानी 95,000 में से माइनस हो चुका है। 95,000 में शामिल है ना, तो माइनस हो चुका है। ओ कोई बोल तो सही ना यार। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 19,700। नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक में ना 5,000 यूनिट शामिल है जिनकी कॉस्ट है 19,700। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज यूनिट्स एज ऑन 30 जून 24 वॉज 3800 पर यूनिट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट इंसिडेंट टू सेल वॉज 300 पर यूनिट। हाँ जी सर, क्या आखिर कहना क्या चाहते हो? हाँ भाई, मियां मोहम्मद जुनेद जावेद, मियां मोहम्मद MM जुनेद जावेद JJ, M स्क्वायर J स्क्वायर MJ होल स्क्वायर। बता कहना क्या चाहते हो? सर 5,000 यूनिट्स पड़े हैं जिनकी कॉस्ट है 19,700, मार्केट प्राइस इनकी है 3800 और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है 300। सर क्या ये NRV का डाटा नहीं है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल। तो सर अगर मैं गौर करूं यहां पे 3800 में से 300 निकाल दें तो क्या 3500 NRV आती है? जी सर। और अगर 3500 NRV आती है तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 5,000। इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करके बताएं NRV बनती कितनी है? 17.5 मिलियन। इसका मतलब है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उसकी NRV कितनी है? 17,500। ऐसे ही है। और कॉस्ट कितनी है? 19,700। तो क्या कहता है हमारा चैप्टर 8 सेक्शन 34? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इसको नीचे लाना पड़ेगा। तू है भी हाँ हाँ बोली जा रहा है, पता तुझे लग रहा है कुछ? 30 दिन हुआ है तुझे PRC में। यस सर ओके। पता है NRV क्या होती है? वो जीप अपने हालों में लगा हुआ है यार, हद हो गई, कमाल होगी यार। देखा, अभी इसको सोचे भी 23 दिन में दिमागों के ये हालात हो गए। अभी आप लोगों से फीडबैक भी डिस्कस करना है मैंने। ओके चलिए जी, अब क्या करूं फिर? स्टॉक की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। वो बोलो, वो कोई लाशो बोला तो करो यार। हाँ जी, तो क्या करूं फिर? अब अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे अपने प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक की NRV एडजस्टमेंट। सर मुझे बताइए कितनी अमाउंट बनती है? अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं, अमाउंट कितनी बनती है? 2200। 2200 से कम करना है। चलिए जी, NRV एडजस्टमेंट।
2200। और ये कैलकुलेशन हमने कैसे निकाली है सर? ये देखें, कॉस्ट है कितनी, किधर गई, 19,700, और इसमें से माइनस कर दें क्या चीज जी, 3800 माइनस 300 इंटू 5000। बस ठीक है, ब्रैकेट से एक आधी ज्यादा कम हो गई है, मुझे नहीं पता। ओके, सब अच्छा है। लो जी, बड़ी टेंशन थी मुझे इसकी। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 20 मिलियंस। एड भाई ये तो आंखें बंद करके, सर डेप्रीसिएशन तो एंड पे नहीं करते। हेलो बशीर, एंड पे नहीं करते? हाँ जी, बोलना यार, तू इतना परेशान क्यों बैठा हुआ है? कोई टेंशन है जिंदगी में? कोई बात नहीं, पेपर अगली दफा फिर आ जाएंगे। जिंदगी तो एक ही दफा मिलती है ना, टेंशन किस बात की? ऐड करें सर अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। $20,000। ठीक है पीआरसी वालों, समझ आ रही है? ओके, सब समझ आ रही है, हमें समझ आ गई हम गलत फील्ड में आ गए और हम गलत उस्ताद के पास आ गए। इसको टीचर नहीं होना चाहिए था, इसको कुछ और होना चाहिए था। ऐसे ही है ना? ये तो मुझे कहते हैं सर आप गलत फील्ड में आ गए। फैसल साहब वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में शामिल है। क्या शामिल है एडमिन और सेलिंग में? आइए देखते हैं। इसका मतलब है अगर शामिल है तो माइनस हो चुका हुआ है, ऐसे ही है। A penalty of sorry मैट्रिक वाले हैं। A penalty of 95,000 for the late payment of advance tax. The penalty amount was paid by माशाल्लाह, जुर्माना है तो क्या हुआ, देना तो क्रॉस चेक के थ्रू ही है। तो सर क्या करूं? वजह, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर फाइन दिए जाएं तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। सेक्शन 21 का जी पॉइंट, पेपर आपका है, याद मुझे है। चलिए जी ऐड बैक करें इसे। पूरी टाइम थोड़ा रह गया, पीआरसी औरों ने बंदूकें निकाल लेनी है। कितनी अमाउंट है? और बोले ना 95,000 यानी 95। हम रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं, ठीक है जी? ओके शौकत मोबाइल छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे चलें। मजीद शामिल है एडमिन सेलिंग में एक्सपेंडिचर ऑफ ₹90 लाख इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसीजन ड्रिल्स। आ जाइए सर। Although the software was available for use from 1 मई, 9 मई से हमने 8 दिन पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। NE decided to start using the software from 1 जुलाई। जिंदगी इज 25 साल। सिर्फ कर क्या रहे ये भाई? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने 90 लाख का खर्चा माइनस किया हुआ है, जो कि गलत है। सबसे पहले इसको तो ऐड बैक करें ना, कैपिटल एक्सपेंस तो माइनस होता ही नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंस इनको भी पता है। अब तेरी खैर, पीआरसी वाले तो लेवल पे पहुंच गए हैं। कैफ वालों हमसे पूछो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका फायदा बोलना मोर देन 1 ईयर होता है। ये कल कह रहे थे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए कैफ वाले भी यही कह रहे हैं। एक काम तो हो गया, अब इसकी माइनस करनी है अमोर्टाइजेशन। सर अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अवेलेबल फॉर यूज था 9 मई से पहले। ये देखें 9 मई से 8 दिन पहले अवेलेबल था ना, लेकिन हमने इस्तेमाल शुरू किया 1 जुलाई। क्या करना चाहिए सर? हम तो अवेलेबल फॉर यूज से लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 24 में कि आपने उसकी अमोर्टाइजेशन तब से माइनस करना शुरू कर देनी है जब से वो अवेलेबल फॉर यूज है। तो सर बस ठीक है, इसकी अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला बताएं। सॉरी और बोलना जुनेद जमशेद, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये देखें 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 25, लेकिन इससे तो पूरे साल की आ जाएगी ना। तो हमने क्या करना है, मई और जून, मई के कितने दिन 31 और जून के कितने दिन 30, तो ये बन गए 61 डिवाइडेड बाय 365। मैं जूती उतारूं 365, कौन सा साल है? तो कितने बनते हैं दिन? 366। फिल्म इंसान, बल्कि तू तो पूरा सीजन है। हाँ जी बताइए। पिंक कैलकुलेटर नहीं चल रहा आज, पिंक कैलकुलेटर से बताएं क्या आंसर आ रहा है? 60? क्या 60? अच्छा हाली 60 राउंड ऑफ करके। ओके ब्रो, तो हमने अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी 60 की। अल्लाह अकबर। यार आप लोग थका देते हैं यार।
हाँ जी सर। फिर एडमिन और सेलिंग में क्या शामिल है जी? कॉस्ट ऑफ ₹7,20,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्प्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्या करूं जी? क्या करना है इसका? एड बैक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन होगी। वो कितना लिखा हुआ था वहां पे अमाउंट? 2.5 लाख थी ना? हाँ 2.5 लाख थी। रिस्ट्रिक्शन है तो सर 2.5 लाख 720 ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रैम्प्स 720। वो इकट्ठे हो गए आ गए। किसका? हमें चुप कर, टाइम हो गया है। जात के मैट्रिक और एफसीओ से बातें कर रहे हैं यार। कौन लोग हैं यार ये? आगे चलें। अबे बैठ जा असगर तू। शर्म नहीं आती? जल्दी आता है क्लास में। आगे चलें, पता नहीं मेरा तुम्हें। ओके आगे चले। माशाल्लाह वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8,25,000 पेड टू अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर अ लोन ऑब्टेन्ड बाय नफीस फॉर द रेनोवेशन ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस इन लाहौर। दादाजी का घर था। दादाजी के घर को रेनोवेट करने के लिए मैंने बैंक से कर्जा लिया और उसके ऊपर मैंने 8.25 लाख रुपए का सूद पे कर दिया। क्या करूंगा सर? ये तो जाती खर्चा है। जाती खर्चे तो माइनस करने की इजाजत नहीं। एड बैक करें, एड बैक करें। पर्सनल एक्सपेंस 825। आगे चलिए। वो जल्दी का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सारे इकट्ठे हो गए आगे। अदर सोर्स में क्यों जाएगा दोस्त? इनकम थोड़ी है, खर्चा है। पे किया है मैंने, अर्न थोड़ी किया है। ठीक है सर, आगे चलें। अदर इनकम में शामिल है, यानी बस खत्म हो गया। पीआरसी वाला सवाल खत्म हो गया बस, यानी ऐड हो चुका है। गेन ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम सेल ऑफ अनइंप्रूव्ड लैंड टू वन ऑफ नफीसिस बिजनेस कोलीग फॉर 65 लाख विच वॉज परचेज इन जुलाई। ओके सर जी, हमने एक जमीन खरीदी थी जुलाई 21 में, वो हमने नफीस के कोलीग को बेची 65 लाख की। इस पे हमें 5 मिलियन का गेन हो गया और ये हमने यहां पर शामिल किया है। बताएं क्या करूं? सर ये कैपिटल गेन में जाएगा, याद है आपको? हेलो, हाँ भाई जाएगा ना? क्या जाता है कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक के अंदर? बिजनेस की लैंड, पर्सनल लैंड और पर्सनल बिल्डिंग। तो सर क्या करना पड़ेगा? 5,000 हमें यहां से निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐड हुआ है ना। तो अनअप्रूव्ड लैंड का गेन यहां से निकालें। गेन ऑन अनइंप्रूव्ड लैंड 5,000। ठीक हो गया? ओके ब्रो। और मजीद अदर इनकम में क्या शामिल है जी? सेल प्रोसीड्स ऑफ 21,25,000 received on sale of 25,000 shares in Sky Limited, a listed company. NE purchased these shares in July 17 at a cost of 25 per share. हाँ जी, क्या करूं? सर गलती क्या की हमने? हमने सेल प्रोसीड्स डाली हुई है। हमने सेल प्रोसीड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाली हुई है। सर ये वाली अमाउंट शामिल है, ये 21-25, ये 21-25 शामिल है हमारी सेल प्रोसीड्स में, ऐसे ही है। और ये शामिल नहीं होनी चाहिए थी, इसको माइनस करना पड़ेगा। सर इसको माइनस करें सबसे पहले। सेल प्रोसीड्स 2125। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा अब इसका करना क्या है? इसका करना क्या है? हमारे पास इसकी कॉस्ट भी है और हमारे पास इसकी सेल भी है। तो सर इसका गेन किधर जाएगा? इसका गेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में क्यों जाएगा? कहां लिखा है कि ये पब्लिक कंपनी है? किधर लिखा हुआ है? अच्छा लिखा हुआ है। ओके, गुस्सा क्यों करता है? तो फिर इसमें हमें नोशनल एक्सपेंस भी करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो वो जब चेहरा बनाते हैं ना न्यूमेरिकल का, तो वहां पे देख लेते हैं। हाँ नहीं भी बताया हुआ तो नोशनल तो माइनस करते ही है ना 0.5, वो तो लाजमी हमें माइनस करना ही पड़ता है। ठीक हो गया सर? ऑल गुड, सब अच्छा है? चलिए जी। क्या हुआ? अच्छा बल्कि हाँ सॉरी एक गलती हो गई। लॉस थे, मुझे तो ये माइनस नहीं करना था ना, मुझे तो एंड पे माइनस करना है ये।
करंट ईयर की डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन तो एंड में माइनस होती है, क्या ख्याल है? तो सर इसको वर्किंग में ले जाए, इसको यहां ना लिखें, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। वर्किंग टू टैक्स डेप्रीसिएशन, सॉरी मुझे याद आ गया एकदम से, वरना तो बेड़ा गर्क हो जाना था। तो सर एमोर्टाइजेशन, देखें भाई ये जो हम करते हैं ना माइनस डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन करंट ईयर की, ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होती है सर। ओके, तो इसको पहले माइनस नहीं करते, याद आ गया मुझे, उन्होंने रैम की डेप्रीसिएशन का सवाल पूछा, मुझे वहीं पे याद आ गया। ओके सर, चलिए जी। अच्छा, अब हमारे पास सवाल में क्या रह गया जी? अब हमारे पास सवाल में रह गया है कि हमने माइनस करना है, एक तो ये कैलकुलेशन रह गई है हमारी, और बाकी अब ये लॉसेस की वर्किंग रह गई है। बाकी हमारा सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए जी, सबसे पहले अमोर्टाइजेशन आ गई। अच्छा, रेम्स पे जो डेप्रीसिएशन है, रेम्स पे जो डेप्रीसिएशन है हमने पढ़ा था, वैसे तो वो 7 लाख कितने की है? 7,20,000, लेकिन हमने पढ़ा है कि 2.5 लाख तक रिस्ट्रिक्ट होगी। तो सर आप यहीं पे लिखेंगे टैक्स डेप्रीसिएशन ऑन रेम्स, और इसको 500 पे रिस्ट्रिक्ट करें। मैं इसको अलग क्यों लिख रहा हूं? अलग इसलिए लिख रहा हूं कि पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस होंगे, उसके बाद करंट ईयर की डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस होगी। ठीक हो गया? तो सर ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी, हाँ 2 रैम्स है ना, 250 के 2 हो गए ना, तो 250 तक की रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन, इसको भी अभी छोड़ें, इसको चेहरे पे डायरेक्ट लिखेंगे। और लोन थ्रू अ बेरर चेक, ये तो सर कुछ नहीं करना ना, इसका जो बेरर चेक क्रॉस चेक के थ्रू लोन मिलता है वो तो लोन होता है, वो अदर सोर्सेज नहीं बनता। और टैक्स डेप्रीसिएशन जो बाकी तमाम एसेट्स की है दैट इज 23,000, तो ये भी हम अलग से लिखेंगे, इसको भी अभी माइनस नहीं करेंगे। सर बेरर चेक होता है जिस जो कि क्रॉस हो और जिसके ऊपर नाम लिखा हो। $23,000। सर इस डेप्रीसिएशन को अलग संभाल के रख लें, इसको हम करंट ईयर में एंड पे से माइनस करेंगे। अब एक काम करते हैं सर, क्लोजिंग में इसको भी शामिल कर लेते हैं, इसकी भी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। 2125 की सेल प्रोसीड्स है सर, कॉस्ट कितनी बनती है? 25 पर शेयर, तो 25,000 इंटू 25 करें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, कंसिडरेशन सर ये है कितनी? 2125, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 25 पर शेयर, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 25,000। 25,000 इंटू 25 बताइए, सॉरी 625, और नोशनल एक्सपेंस, हाँ जी, परचेज प्राइस, सॉरी सेल प्राइस और परचेज प्राइस, इसका 0.5% इकट्ठा ही ले लें। बताएं क्या हुआ, मसला हो गया जी? 13.75 ना करिए यार जी, बताएं जी, बोले। वन फोर ले सर जी, मेरे ख्याल में अब कैलकुलेशन हमारी सारी हो गई हैं, और अब लॉसेस को एडजस्ट करने का समय मेरे ख्याल में हो गया है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास सवाल में ना 11,100 का नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये नजर आ रहा है आपको? ओके, अब एक ऑप्शन ये है कि ये जो मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग की है ना, यहीं से ही मैं लॉस और डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर लूं। चेहरे पे जरा खलबली नहीं मचाएं, क्योंकि चेहरे पे मुझे क्या क्या एडजस्ट करना पड़ सकता है। अच्छा, सवाल में ना कहीं स्पेकुलेशन इनकम नहीं आई, तो मेरे ख्याल में ये 2700 तो एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने सवाल के अंदर जो है ना वो सिक्योरिटीज बेची हैं, ऐसे ही है, और एक सिक्योरिटी का दुख दूसरी सिक्योरिटी ही समझ सकती है, याद है? लेकिन दुख 3 साल तक समझ सकती है। 21, 22 और 23, हम तो 24 में खड़े हैं। इसका मतलब है कि ये लॉस वैसे डेड हो गया, माइनस नहीं होगा, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
मैं सिर्फ ये एडजस्ट कर सकता हूं और ये एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे ख्याल में इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तो सर सबसे पहले आप एक मेहरबानी करें, जगह वैसे काफी बच गई है, आप मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रीसिएशन जरा बता दें कितनी बनती है। ये जरा मुझे कैलकुलेट कर दें, जल्दी से कर दें। पिंक कैलकुलेटर कर दे तो क्या ही बात है। किधर ये चले, राउंड ऑफ है ना, एक ही बात है, एक ही बात है। 14 कर लेंगे तो ये 1486 हो जाएगा। चले राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये लें, ना टेंशन लें आप लोग, ये लें, पॉइंट्स को नहीं लिखते हम अब, ठीक है। ये लें, चलें बस अब मुकाने वाली करें जी। मुझे आंसर्स बताएं ताकि क्लोज करें इसे। शर्म करो, पीआरसी वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें यार। सर मैं कैफ का हूं, क्या बातें कर रहे हैं। उसको खुद यकीन नहीं है। वो तू पीआरसी का है कैफ का है? अच्छा तू जल्दी कर, जल्दी कर, मेरे पास 5 मिनट है सिर्फ। सॉरी, खुदा के बंदे, वो 40,000 से शुरू हो रहा है, 5440 कैसे हो सकता है? 4000 लिखा है, वो क्या लिखा है? वेरी गुड क्वेश्चन, किधर? 825 है। वाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। 59440। ले सर जी, बिफोर डेप्रीसिएशन हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इसके बाद पहला काम क्या होता है जी? पहला काम होता है नॉन स्पेकुलेशन लॉस। ये नॉन स्पेकुलेशन है ना हमारा सारा, तो नॉन स्पेकुलेशन में से नॉन स्पेकुलेशन ही माइनस होगा। पहली प्रायोरिटी लेस ब्रॉड फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रीसिएशन 11,100 करें सर माइनस, क्या आंसर आता है? 48340। इसके बाद किसकी प्रायोरिटी होती है? लेस करंट ईयर टैक्स डेप्रीसिएशन, जो कि मैं वर्किंग 2 में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। टोटल तो किया ही नहीं, टोटल बताएं। 23,560 यही है। तो सर माइनस करें 23,560, फरमाइए। 24। सर यहां पर आगे हमें काम करना होता था। हम ये देखते थे कि क्या ये 10 मिलियन से ज्यादा है। अगर तो ये 10 मिलियन से ज्यादा है तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन सारी माइनस नहीं होगी, बल्कि 50% माइनस होगी। तो सर ये रुपीज इन थाउजेंड है, ये असल में 24.7 मिलियन है। 10 मिलियन से ज्यादा हो गया, इसका मतलब है मैं ये सारी एडजस्ट नहीं कर सकता, बल्कि कितनी कर सकता हूं? इसके 50% तक। इसका 50% है, इसका 50% ना लेने बैठ जाइएगा। इसका 50% था, इसका था, इसका 50%, इसका 50, मैं उसका 50 क्या यार? कौन है यार ये? तेरा भी यार होना, बोंतरे हुए फिर रहे हैं। ये देखें, कोई बात नहीं पीआरसी वालों, मैं वैसे ही आपको पता है 20 मिनट लेट आता हूं, समझे मैं आया ही नहीं क्लास में। अबे असगर चुप कर, तू, तेरा भी बारी नहीं आई, तुझे तेरी बारी पे पेलूंगा। अभी जरा कैफ की बारी है। हाँ जी, जरा कोई रंग ऐसा बताए ना जो हमेशा रंगीन रहे ब्रो। पहले इसको तो मिटाएं। ये देखें, ये मैंने ब्लू से लिखा था ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। कौन सा? जामनी। इफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम करंट ईयर इज इक्वल टू मोर देन then brought forward blah 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 shall be set off against 50% of 50% of depreciation या इनकम? इनकम सर, इनकम ही का था। लेस करें जी ब्रॉड फॉरवर्ड अनजज्ब डेप्रीसिएशन। हां जी सर, लोअर ऑफ 50% ऑफ 24780। हाँ बताओ कितना बनता है? पिंक कैलकुलेटर नहीं चल रहा आज, सॉरी, 12390। या फिर ये, या फिर मेरी ओके यार, सवाल ही मैंने चेंज कर दिया यार, ये बड़ी टेंशन है। कौन सा सवाल था? 18वां था, 19वां था, 18वां था। कितनी है सर? 24,560 एक्चुअल। सर लोअर क्या है? 12,390 ले सर जी, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था।
13,300। सर ये वैसे गलत हुआ है कुछ, ये 50% इसका कितना बनता है 12,390, तो ये भी इतना ही आना चाहिए। हाँ 13 कैसे हो सकता है, हद हो गई। ये हमारे अकाउंटेंट्स का हाल है जी, जो CFO बनने की ख्वाहिशात रखते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट से भी गलती हो जाती है, तेरे से तो प्लस नहीं हो रहा। 12,390 ले सर जी, मेरे ख्याल में सवाल अब खत्म हो गया, सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है, और मुझे टाइम है अभी, 4-5 काम है करके आऊंगा। ओके 12,390 ले सर जी। अब जरा चीजें क्लोज करें मेरे ख्याल में। अब क्या क्या रह गया सवाल में? सवाल में मेरे ख्याल में ये इनकम रह गई, हमने ये नहीं लिखी कहीं पे, इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा सर ये देखें, फॉरेन स्पेकुलेशन में से पाकिस्तान स्पेकुलेशन एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता सर, एडजस्ट नहीं करना। तो सर 2500 लिखें, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है 2500। ले सर जी ये 2500 हो गया। उसके बाद और क्या रह गया? मेरे ख्याल में ये सेपरेट ब्लॉक रह गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, वर्किंग है जी 3। बल्कि एक काम करें, इसको ना प्रेजेंट करते हैं 1486 लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन सिक्योरिटी, लिखा हुआ है ना, लेकिन एडजस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। 3 साल तक कर सकते हैं ना, तो बस ठीक है, हमने प्रेजेंट करना था, हमने कर दिया। और कौन सी इनकम रह गई है सर आपके ख्याल में जो हमने नहीं लिखी? कोई ऐसी इनकम है जो आपको लग रही हो हमने नहीं लिखी? मेरे ख्याल में सारा कुछ लिख दिया हमने, ऑल डन, जबरदस्त हो गया। लॉस ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, बकाया जो बचा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये डेड हो गया, ये डेड हो गया। चले जी बताइए टोटल इनकम कितनी है? 16,376, और लेस कर देंगे आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 1486। बताइए टैक्सेबल, बोले? बस ठीक है, मेरे ख्याल में अब सवाल हो गया, अब सवाल में कुछ नहीं बचा, बस ठीक है। एंड पे आपने क्या करना है? एंड पे आपने करना ये है कि आप ये लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस कितना है सर? 2700। ये कैरी फॉरवर्ड आप कर देंगे, और आप करेंगे कैरी फॉरवर्ड गैर जज्ब डेप्रिसिएशन कितनी है सर? 12,390 बच गई है। कितनी बची है? अच्छा सॉरी, गुस्सा क्यों करता? 24,560 में से कितनी एडजस्ट हो गई है? 12,390। 24,560 में से 12,390 एडजस्ट हो गई, कितनी रह गई? ले सर जी, सॉरी हाँ हाँ, बल्कि वो रह गई, सॉरी मैं आपसे वही पूछ रहा था, अनअप्रूव्ड लैंड। हाँ 15 लाख की ये भी ऐड होगी, ठीक है, बस सही है, वो ऐड कर देंगे आप। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट लॉक, वो लैंड जो है ना वो आप ऐड कर देंगे, बस ठीक है। असल में मुझे लॉसेस समझाने थे, वो मैंने समझा दी, बाकी तो आप ऐड कर लेंगे। नो इसमें नहीं आएगा ना, वो मैंने एक सवाल कराया था ना डॉक्टर से, उसका डाटा भी फिर वैसा ही होता है, उसका डाटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आपको वो प्रॉफिट लॉस दे रहा है, वो आपको ऐसा सवाल दे रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर मसला तो कोई नहीं है, फिर तो आप प्रॉफिट से शुरू करेंगे। ओके ब्रो, ठीक है सर, भाग जाए यहां से, अल्लाह हाफिज।